हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम वसीयत करना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर्टी वसीयत करना चाहते हैं, आधी प्रॉपर्टी वसीयत करना चाहते हैं। वसीयत करने का प्रोसीजर क्या है? क्या हम मौखिक रूप से यानी कि वर्बली अपनी प्रॉपर्टी को दो गवाहों के सामने वसीयत कर सकते हैं, या हमें कोर्ट जाने की जरूरत है, या घर पर ही हम कोई ऐसा पेपर बना लें जिससे हम वसीयत करने में हमें आसानी हो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वसीयत कानून क्या है। मुस्लिम समाज में जो वसीयत कानून है वो हिंदू लॉ के बिल्कुल अलग है। हिंदू लॉ के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम, पूरी, आधी, थोड़ी, उसका कुछ परसेंट पार्ट आप आसानी से वसीयत कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति या अचल संपत्ति उसके पास है, वो उसका 1/3 से ज्यादा हिस्सा वसीयत नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 गज जमीन है तो मैं उसका 33.33 गज से ज्यादा उसकी वसीयत नहीं कर सकता हूं। सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं उसमें 33 रुपए 33 पैसे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के नाम उसको वसीयत नहीं कर सकता हूं। यह मिसकंसेप्शन है कि हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकते हैं या हम अपनी आधी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकते हैं। यह सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के नाम वसीयत कर देता है तो ये ध्यान रखिए कि 33.33 से ज्यादा शेयर वो वसीयत इनवैलिड माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हम 1/3 यानी कि 33.33 से ज्यादा हम अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वसीयत किसे की जा सकती है। अक्सर ये भी सवाल बहुत ज्यादा रेज किया जाता है कि क्या मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने एक ही बेटे को वसीयत कर सकता हूं, क्या मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी को वसीयत कर सकता हूं। तो ये भी मिसकंसेप्शन आज मैं आपका दूर कर देता हूं कि मुस्लिम लॉ में वसीयत सिर्फ उन रिलेशंस में की जाती है जिन रिलेशन में प्रॉपर्टी मरने के बाद इनहेरिट नहीं की जाएगी, यानी कि अपने उत्तराधिकारी को, जिसके पास मरने के बाद प्रॉपर्टी आनी है, उसको वसीयत नहीं की जा सकती। वो कौन कौन से रिलेशंस हैं जिनके अंदर मरने के बाद प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है? एक बाप के मरने के बाद उसके बेटों में प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, उसकी बेटी के पास जाती है, उसकी विडो के पास जाती है। किसी औरत का इंतकाल होता है, कोई लेडी एक्सपायर होती है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर जाएगा, उसकी बेटियों को शेयर जाएगा, उसके बेटों को शेयर जाएगा। लेकिन इन सारे रिलेशंस के अंदर आप वसीयत नहीं कर सकते हैं। वसीयत सिर्फ उन रिलेशंस के अंदर की जाती है जिन रिलेशन में मरने के बाद उनका कोई शेयर नहीं मिलना है। जैसे किसी पड़ोसी को आप कर सकते हो, किसी नौकर को कर सकते हो, किसी दोस्त को कर सकते हो, आप अपने पोते को भी कर सकते हो, क्योंकि पोते को भी प्रॉपर्टी डायरेक्ट इनहेरिट नहीं होती है। पहले उसके दादा के बेटे को जाती है, फिर उसके बाद पोते को जाती है। तो वो एक अलग कानून है, फिर किसी वीडियो में उसको मैं ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जो पॉइंट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लड रिलेशन में, और स्पेशली उन ब्लड रिलेशंस में जिनमें आपकी प्रॉपर्टी मरने के बाद इनहेरिट होनी है, उन्हें आप विल नहीं कर सकते हैं, वसीयत नहीं कर सकते हैं। वसीयत करने का तरीका क्या है? वसीयत वर्बली भी की जा सकती है। यदि आपके पास आप वसीयत करना चाहते हैं तो आप किसी भी 2 आदमियों को अपने साथ बुलाइए, जिनकी मौजूदगी में आप अपनी पूरी वसीयत उनको बता दें कि भाई मेरे मरने के बाद ये वसीयत इस मेरे नौकर की या पड़ोसी की या XYZ किसी की भी इतना पार्ट उसका हो जाएगा। क्योंकि आजकल कानून का दौर है, आजकल कोर्ट के अंदर कोई भी चीज जो है वर्बली साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर यह है कि हम वसीयत को इन राइटिंग करें। राइटिंग में भी 2 तरीके से वसीयत की जा सकती है। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर भी वसीयत अपने घर में की जा सकती है। अगर कोई सिंपल पेपर पे वसीयत लिखना चाहता है तो उस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन या उस दौलत का पूरा डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहते हैं, इसके अलावा किस व्यक्ति को देना चाहते हैं उसका पूरा नाम, पता, एड्रेस, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और उसमें 2 विटनेसेस भी होने चाहिए। अगर कोई भी मेल अपनी विल लिखवा रहा है तो उसको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन उस पर लगाना मैंडेटरी है और साइन वो उस पर कर सकते हैं। और अगर कोई विटनेसेस उसमें हैं जो कि मैंडेटरी हैं होने, तो उन्हें भी अपने थंब इंप्रेशन और अपने सिग्नेचर करने मैंडेटरी है।
यदि कोई व्यक्ति कोर्ट तक जा सकता है तो अपने इलाके की तहसील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके भी वो इन वसीयतनामा किसी भी वकील के जरिए अच्छे से बनवा सकता है। चाहे तो वो उसको रजिस्ट्रार के यहाँ पे आप कुछ वहां पर कोर्ट फीस पे करनी होती है, वहां पे आप अपनी वसीयतनामे को यानी कि विल डीड को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और नोटरी पब्लिक से भी आप अपने वसीयतनामे को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे से कानून हैं जो विल ड्राफ्ट करते टाइम लोगों को नहीं पता होते हैं, और लोग अपनी अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी भी एक व्यक्ति के नाम कर देते हैं। और यहाँ पे साथ के साथ ये भी मैं कंसेप्ट क्लियर करता चलूं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी 50% प्रॉपर्टी अपने एक बेटे को उसने विल कर दी है तो वो बाद में इनवैलिड विल मानी जाएगी। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, सपोज किसी व्यक्ति ने अपने नौकर को 50% प्रॉपर्टी विल कर दी है, तो नौकर के पास जो 50% शेयर विल किया गया है वो इनवैलिड होगा, उसे सिर्फ 33 यानी कि 1/3 एक तिहाई हिस्सा ही उसको दिया जाएगा, और बाकी बचा हुआ उसका जो पोर्शन है वो उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा। फ्रेंड्स, एक और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वसीयत का एग्जीक्यूशन का टाइम हमेशा वसीयत करने वाले की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है। तो जब उसकी वसीयत की जाएगी तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी में से उसके बरियल एक्सपेंसेस को निकाला जाएगा। जो भी उसके कफन दफन में खर्चा आता है वो उसकी प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा। नंबर 2, उसके जो भी कर्ज उसके ऊपर है उसका कर्जा निपटाने के लिए उस प्रॉपर्टी में से उस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा, और उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम वसीयत है उस व्यक्ति को उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कानून है वसीयत के जो मुस्लिम समाज में नहीं पता होते हैं, और आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में आता है तो वो मुझे इनबॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझे पर्सनली भी कॉल करके रेलेवेंट टाइम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।